हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री के पहला चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से हम लोग आज 50 क्वेश्चन, टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ का निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ का निर्माण किसके कारण होता है? कहता है पहला ऑप्शन केवल भौतिक परिवर्तन से, दूसरा ऑप्शन कह रहा है रासायनिक परिवर्तन से। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ का निर्माण जो होता है वह सिर्फ और सिर्फ रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है। इसीलिए हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन के कारण जो होता है नए पदार्थ का निर्माण होता है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न में से कौन रासायनिक अभिक्रिया होने का संकेत है? देखिए, जब एक रासायनिक अभिक्रिया होता है तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि गैस का निकलना। तो रासायनिक अभिक्रिया होता है तो अभिक्रिया के बाद गैस का भी निकलना पॉसिबल होता है, गैस भी निकल सकता है। और पदार्थ का रंग में भी परिवर्तन हो सकता है, और पदार्थ का जो नए पदार्थ बनेगा उसका तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी पॉसिबल है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया, एक एग्जांपल लेते हैं जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये मिलकर जल बनाता है यानी H2O बनाता है। तो यानी रासायनिक अभिक्रिया में यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग लिया है। तो ये पदार्थ जो होता है ना, ये पदार्थ अभिकारक कहलाता है। ये क्या कहलाता है? अभिकारक। अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक। इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रस अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया के बाद जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिल के बनता है H2O। ठीक है, ये इसको जब हम संतुलित कर देंगे तो ये हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 है तो इधर भी 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा 4, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई। अब हो गया संतुलित। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये जो नया पदार्थ बन रहा है इसको क्या बोलेंगे? अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। ठीक है, उत्पाद। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक सामान्यतः किस और लिखे जाते हैं? अभिकारक को हम लोग जो है ना रासायनिक अभिक्रिया में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिर से वही लेते हैं H2 + O2, इस तरह से अभिक्रिया का चिन्ह देते हैं। उसके बाद यहाँ पे उत्पाद को लिखते हैं। ठीक है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, तो इसमें भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो अभिकारक है, अभिकारक को हम लोग किस तरफ लिखते हैं? इसको जो लिखते हैं ना, तीर के बाईं ओर लिखते हैं, तीर के बाईं ओर लिखते हैं अभिकारक को। ये अभिकारक है। क्या है? अभिकारक। अभिकारक।
अभिकारक को जो है वह बाईं ओर लिखा जाता है, ठीक है, तीर के बाईं ओर लिखा जाता है। और दाईं ओर किसको लिखा जाता है? दाईं ओर जो होता है वह उत्पाद को लिखा जाता है, उत्पाद को, ठीक है। जो नया पदार्थ बनता है उसको दाईं ओर लिखा जाता है, और जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको बाईं ओर लिखा जाता है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अभिकारक को बाईं तरफ लिखा जाता है, बाईं साइड। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक समीकरण में उत्पाद किस ओर लिखे जाते हैं। अभी हम लोग देखें कि रासायनिक समीकरण उत्पाद को दाईं तरफ लिखा जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्पाद को दाईं तरफ लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्न में से कौन संतुलित समीकरण है? निम्न में से कौन संतुलित समीकरण है? तो हम लोग यहाँ पे संतुलित करेंगे। देखिए यहाँ पे ये वाला एग्जांपल से हम लोग बहुत सारे अभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व किए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O बना रहा है। तो इसको जब संतुलित करते हैं तो ये वाला ऑप्शन आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये मिल के बनाता है H2O, ठीक है। जब हम इसको संतुलित करते हैं तो इस साइड देखते हैं ऑक्सीजन की संख्या 2 है और इस साइड ऑक्सीजन की संख्या सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो हम लोग इस साइड क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या जो होता है 4 हो जाता है। तो इस साइड भी हम लोग क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तब जाके ये पूरा समीकरण क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि असंतुलित समीकरण को संतुलित करते समय किसे नहीं बदलना चाहिए। देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है गुणांक। पहले फॉर एग्जांपल के माध्यम से हम लोग एक ले लेते हैं। जैसे कार्बन जो होता है वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? CO2 बनाता है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि असंतुलित समीकरण को संतुलित करते समय किसे नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे फॉर ये वाला समीकरण तो पहले से क्या होता है? संतुलित होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और लेते हैं। जैसे यहाँ पे लेते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन लेते हैं। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इस तरह से लेते हैं तो बनता है जल H2O। जब हम इसको संतुलित करते हैं तो 2 से इधर 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि गुणांक। ये जो अभी हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए यही इसका क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? गुणांक, यानी गुणांक नहीं बदलना चाहिए। हम लोग गुणांक पहले अपने मन से इसमें हम चेंज कर सकते हैं। जिधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उधर हम लोग करेंगे। तो इसको तो ये तो पॉसिबल है, इसको बदल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है रासायनिक सूत्र के नीचे का अंक। जो भी रासायनिक सूत्र होता है, जैसे यहाँ पे H2O है, H2O, इसमें जो ये नीचे का अंक होता है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। ये जो फॉर्मूला बना हुआ है बस इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके सूत्र में कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग रासायनिक सूत्र के नीचे के अंक को नहीं बदल सकते हैं। अगर बदलेंगे तो पूरा सूत्र ही चेंज हो जाएगा। इसीलिए ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग सूत्र में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। चलिए उसके बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए कह रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड
यह जल के साथ अभिक्रिया करके बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल 2, इस तरह से बना रहा है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दो गो पदार्थ यानी दो गो पदार्थ मिलके एक नया पदार्थ बना रहा है। ठीक है, दो गो पदार्थ मिलके एक नया पदार्थ बना रहा है। सिर्फ और सिर्फ जब इस तरह का कंडीशन होता है कि A + B मिलके क्या बना रहा है, सिर्फ एक पदार्थ बना रहा है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके सिर्फ और सिर्फ एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। यहाँ पे दो गो पदार्थ मिलके सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, एक नया पदार्थ बना रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वह अभिक्रिया के बाद कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो है वह अभिक्रिया के बाद क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस में क्या होता है, यह टूट जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक बड़ा यौगिक जो है, एक बड़ा पदार्थ क्या हो रहा है कि दो छोटे छोटे पदार्थ में टूट रहा है अभिक्रिया के बाद। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया। इसी का एक और नाम है वियोजन अभिक्रिया। इसी को कहीं कहीं पे हम लोग बोलते हैं वियोजन, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। जब एक बड़ा यौगिक जो है किसी कारक की उपस्थिति में दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, तब इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। चलिए, इससे पहला वाला जो क्वेश्चन था उसका ये अपोजिट है ना, वहाँ पे एक दो पदार्थ मिलके एक नया पदार्थ बन रहा है। यहाँ पे एक पदार्थ जो है वो अभिक्रिया के बाद दो नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तो उसका उल्टा हो जाएगा। वहाँ पे था संयोजन अभिक्रिया, तो यहाँ पे हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। चलिए, उसके बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि जिंक जो है वह कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कर रहा है, तो जिंक सल्फेट और कॉपर धातु विस्थापित हो जाता है। जब जब भी इस प्रकार की अभिक्रिया आपको दिखेगा, यहाँ पे देखिए जिंक जो है वह कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। जिंक जो है वह अधिक क्रियाशील है कॉपर से। तो जिंक क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट के विलयन से उसको विस्थापित कर दे रहा है ना। यहाँ पे कॉपर सल्फेट के विलयन से इसको क्या कर रहा है, कॉपर को हटा रहा है जिंक धातु। तो हम लोग जब इसका थ्योरी वाला क्लास कर रहे थे तो वहाँ पे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया के बारे में जाने थे। विस्थापन अभिक्रिया कहता है कि जब एक क्रियाशील धातु दूसरे उससे कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर दे रहा है, तो इस प्रकार के अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है, ये जो है एक विस्थापन अभिक्रिया का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब एक क्रियाशील मूलक उससे कम क्रियाशील धातु को क्या कर देता है, उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, तो इस प्रकार के अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये वाला एग्जाम्पल जो है, इसमें क्या हो रहा है कि दो गो, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी सोडियम जो है वह SO4 के साथ, ठीक है, SO4 के साथ है, और अभिक्रिया के बाद ये जो है अपना आयन चेंज कर लेता है। उसके बाद SO4 किसके साथ आ जाता है, बेरियम धातु के साथ आ जाता है, Ba के साथ आ जा रहा है।
ठीक है। जब इस प्रकार का देखिए यहाँ पे फिर क्लोरीन जो है वह अभी बेरियम धातु के साथ है। अभिक्रिया के बाद ये क्लोरीन सोडियम धातु के साथ आ जाता है। जब जब दो यौगिक का विलयन जो है, ठीक है, जब एक साथ अभिक्रिया कर लेता है और उसके आयन जब क्या होता है कि चेंज कर लेता है अपना पार्टी को, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? द्वि द्वि विस्थापन अभिक्रिया। इसमें देखिए क्या हो रहा है कि दो यौगिक का जल विलयन आपस में अभिक्रिया कर रहा है। अभिक्रिया के बाद ये अपना आयन को क्या कर रहा है? चेंज कर दे रहा है। मतलब सल्फ SO4 जो है यह बेरियम धातु के साथ अभिक्रिया कर रहा है और क्लोरीन जो है वह सोडियम के साथ मिल रहा है, तो अपना एक इंटरचेंज कर लेता है। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को क्या कहा जा रहा है? द्वि द्वि विस्थापन अभिक्रिया। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और देखिए इसी क्वेश्चन में, यहाँ पे इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछ दिया है। कह रहा है कि BaSO4 जो है, BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट जो है, यह विलयन में जो होता है ना, क्या होता है? अघुलनशील होता है। अघुलनशील अघुलनशील पदार्थ के रूप में क्या होता है? अघुलनशील पदार्थ होता है। अघुलनशील ठोस पदार्थ के रूप में ये क्या होता है? बैठ जाता है पेंदी पे। तो इसी अभिक्रिया में ये जो BaSO4 बनता है, ये कैसा होता है? अघुलनशील ठोस पदार्थ के रूप में पेंदी पे, यानी जिस भी बर्तन में ये अभिक्रिया होता है उसके पेंदी पे यह अवक्षेप के रूप में क्या होता है? अवक्षेप अवक्षेप के रूप में पेंदी पे जो है ठोस पदार्थ के रूप में बैठ जाता है। तो ये इसी के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। कह रहा है उपरोक्त अभिक्रिया में BaSO4 क्या होता है? तो ये अवक्षेप के रूप में, अघुलनशील अवक्षेप के रूप में ये पेंदी पे बैठ जाता है। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम लोग का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। BaSO4 क्या होता है? अवक्षेप होता है। चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया में सामान्यतः क्या बनता है? देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया जो था, यही BaSO4 जो था, यह अघुलनशील ठोस पदार्थ के रूप में क्या होता है? पेंदी पे बैठ जाता है। ठीक है, तो यही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अघुलनशील ठोस पदार्थ के रूप में क्या होता है? विलयन में बैठ जाता है। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि AgCl जो है वह क्या हो रहा है? अभिक्रिया के बाद Ag और Cl में क्या हो रहा है? टूट रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया उपस्थित होता है, किसके कारण होता है? मतलब Ag जो है, सिल्वर क्लोराइड जो है, ठीक इस प्रकार से अभिक्रिया के बाद जो होता है वह सिल्वर और क्लोरीन में क्या होता है? टूट जा रहा है। तो ये किसके कारण होता है? किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो ये जो होता है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति के कारण होता है। जब इस प्रकार होता है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति के, सनलाइट की उपस्थिति में AgCl जो है वह Ag और Cl में क्या होता है? इस प्रकार से टूट जाता है। तो ये पूछता है किसके उपस्थिति के कारण? जब हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, प्रकाश वियोजन प्रकाश वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, इस प्रकार से प्रकाश वियोजन या प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे यही एग्जाम्पल हम लोग के सामने आया था। वहाँ पे क्या हो रहा था कि AgCl जो था वह प्रकाश के कारण क्या होता था? प्रकाश की उपस्थिति के कारण, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति के कारण Ag और क्लोरीन में क्या होता था? यह टूट जाता था। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग बोलते थे प्रकाश वियोजन या अपघटन अभिक्रिया ना। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, उसी का दूसरा नाम है प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि H2O जो है
वह अभिक्रिया के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है ये आपको बताना है। तो हम लोग पढ़े थे वियोजन अभिक्रिया जो था वह 3 प्रकार से पढ़े थे। वियोजन अभिक्रिया जो था, वियोजन अभिक्रिया ये 3 प्रकार से हम लोग पढ़े थे। इस तरह 3 प्रकार से हम लोग क्या पढ़े थे इसको, ठीक है, 3 प्रकार से पढ़े थे। पहला था प्रकाशीय प्रकाशीय वियोजन वियोजन, और दूसरा था उष्मीय वियोजन, उष्मीय वियोजन, और तीसरा था विद्युत अपघटन, विद्युतीय वियोजन। इस तरह से विद्युतीय वियोजन, ठीक है, या विद्युतीय अपघटन, ठीक है, या अपघटन। इस प्रकार से हम लोग देखे थे। तीनों का डेफिनेशन बहुत ही डिटेल्स में हम लोग इससे पहले वाले क्लास में देखे थे। तो वहां पे जब विद्युतीय वियोजन के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पे इसका एग्जाम्पल आया था H2 जो होता है, जब इसमें विद्युत H2O का जब विद्युत अपघटन कराया जाता था तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता था, ये टूट जाता था। यानी जब जल का विद्युतीय अपघटन कराया जाता था तो ये क्या होता था, जल का जब विद्युतीय अपघटन किया जाता है तब वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता था, टूट जाता था। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल का विद्युत अपघटन कराने के बाद जो है जल जो होता है वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि कॉपर जो है वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड में कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड इस तरह से बन रहा है। तो कह रहा है कॉपर का क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉपर का जो है कॉपर धातु का क्या हो रहा है। ऑप्शन नंबर अपचयन, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण और विस्थापन। तो यहाँ पे बताना है क्या हो रहा है कॉपर का। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉपर जो है Cu वो ऑक्सीजन के साथ इसमें ऑक्सीजन जुट रहा है और बन रहा है क्या, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। इस तरह से जब इसको संतुलित कर देते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कॉपर धातु के बारे में पूछ रहा है, कॉपर का क्या हो रहा है। देखिए पहले कॉपर अभी सिंगल है, ठीक है, अकेला परमाणु है, लेकिन अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन इसमें जुटने के बाद ये कॉपर ऑक्साइड हो रहा है, ठीक है। कॉपर का देखिए क्या हो रहा है, कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, यानी ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। तो जब ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन का जब संयोग होता है तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है उसको क्या बोला जाता है, ऑक्सीकरण कहा जाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कॉपर में क्या हो रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उसके बाद चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कॉपर ऑक्साइड में जब हम हाइड्रोजन गैस मिलाते हैं तो ये कॉपर और जल बनाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले हम लोग अभिक्रिया के बारे में देख लेते हैं। तो कॉपर ऑक्साइड जो है जब इसमें हाइड्रोजन गैस मिलाते हैं तो ये हो रहा है, कॉपर धातु अलग हो रहा है और जल बन रहा है H2O इस तरह से बन रहा है। तो कह रहा है कि कॉपर ऑक्साइड के बारे में आप बताइए, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है। देखिए पहले यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था, उसके बाद अभिक्रिया के बाद क्या हो रहा है, कॉपर धातु अलग हो रहा है, यानी इससे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, वियोग हो रहा है। क्या हो रहा है, वियोग, यानी ऑक्सीजन जो है वो क्या हो रहा है, वियोग, यानी हट रहा है ना,
ऑक्सीजन क्या हो रहा है, घट रहा है, हट रहा है कॉपर से। तो जब भी ऑक्सीजन का वियोग होता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, अवकरण अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वियोग होता है उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इसी का एक नाम है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे अवकरण के बदला यहाँ पे अपचयन दिया, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में हम लोग जान जान चुके हैं। कहता है रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया कहता है वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग, जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होता है। जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण क्या होता है, दोनों साथ साथ, यानी ऑक्सीकरण, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण क्या होता है, दोनों साथ साथ। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ होता है उसको क्या कहा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवकरण को ही क्या कहा जाता है, अपचयन। अवकरण को ही क्या कहा जाता है, अपचयन, अपचयन। चलिए, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे फिर से वही एग्जांपल है। इसमें इस बार पूछा है कि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के बारे में पूछ रहा है। देखिए पहली बात तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है प्लस है हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या कर रहा है, जब एक दूसरे के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो कॉपर धातु अलग हो रहा है और बाद में इधर जल बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ अभी हम लोग को देखना है हाइड्रोजन के ऊपर। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन अभी सिंगल, अपना एक सिंगल परमाणु है, ठीक है, खुद का एक परमाणु है हाइड्रोजन। जब ये अभिक्रिया कर लेता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुट कर जल बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है। तो हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन जुटने के कारण यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है ना, जुड़ रहा है। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। संयोग, ऑक्सीजन का जब संयोग होता है तो ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, तो ऑक्सीकरण हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन ऑक्सीकरण, ठीक है। चलिए, उसके बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा समीकरण संतुलित है, संतुलित करना है। देखिए आयरन जो होता है वह Fe होता है इस तरह से, ठीक है, और ये ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करता है तो बनाता है फेरस ऑक्साइड, ठीक है, Fe2O3, Fe2O3 बनाता है। जब हम लोग इसको संतुलित करेंगे इस प्रकार से, तो यहाँ पे देखिए आयरन कितना है, 2 गो परमाणु आयरन का है। तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इधर ऑक्सीजन क्या गो है, ऑक्सीजन जो है 3 गो है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर हो जाएगा 6 गो, इधर है 3 गो। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर ऑक्सीजन की संख्या तो पूर्ण गया, इधर भी 6 गो, यहाँ भी 6 गो। लेकिन इस चक्कर में आयरन की संख्या क्या हो गया, 4 गो हो गया। तो इसमें भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी
ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके HCl बना रहा है, को संतुलित करने पर प्राप्त होगा। इसको संतुलित कर देना है। यानी हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके HCl अम्ल बना रहा है, HCl बना रहा है। ठीक, इसको संतुलित करना है। तो संतुलित हम लोग ऐसे कर लेते हैं, देखते हैं उत्पाद में देखते हैं क्लोरीन की संख्या एगो है और इधर अभिकारक के रूप में क्या है, 2 गो है। तो इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो क्लोरीन की संख्या 2 गो, हाइड्रोजन की संख्या 2 गो। इधर क्या गो हो जाता है, हाइड्रोजन की संख्या पहले से 2 गो है। तो यही हो गया क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कहाँ पे है ये वाला, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी में ये वाला है ना, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए उसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि आपको संतुलित करना है, ठीक है। मैग्नीशियम धातु जो है, मैग्नीशियम धातु वो क्या कर रहा है, मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके MgO बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो इसको संतुलित करना है। देखिए मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलकर एक चमकीला MgO पदार्थ बना रहा है, ठीक है। तो इधर जब हम देखते हैं, अभिकारक में जब देखते हैं तो ऑक्सीजन की संख्या 2 गो है। तो इधर भी 2 गो होना चाहिए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। और उस चक्कर में मैग्नीशियम भी 2 गो हो जाता है। तो इसमें भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे आपको बताना ये है कि निम्न में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। संयोजन अभिक्रिया, तो अब हम लोग जानते हैं संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि 2 गो छोटा छोटा पदार्थ मिलके एक नया पदार्थ बना देता है। यानी इस तरह से 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलके जब एक सिर्फ और सिर्फ ओनली वन एक पदार्थ बनता है, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। तो इस ये वाला ऑप्शन में देखते हैं, देखिए यहाँ पे एगो पदार्थ 2 गो में टूट रहा है, तो ये तो वियोजन अभिक्रिया हो गया। ये तो ऑप्शन नंबर नहीं होगा। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके 2 गो पदार्थ मिलके एक पदार्थ बना रहा है। और यहाँ पे ये सब तो किसका है, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। तो यहाँ पे देखिए 2 गो पदार्थ बन रहा है, 2 गो पदार्थ बन रहा है। तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा। इसलिए ये सब क्या होगा, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसीलिए हम लोग का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वह हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे कह रहा है आपको बताना है कि वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण नहीं है। उदाहरण वियोजन अभिक्रिया निम्न में से कौन सी अपघटन अभिक्रिया नहीं है। अपघटन अभिक्रिया को हम लोग जानते हैं क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, तो कैल्शियम जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और इसमें टूट रहा है। तो वियोजन अभिक्रिया इसमें क्या होता है, एक पदार्थ जो है वो 2 नए पदार्थ में टूट जाता है। इस तरह से जब एक पदार्थ 2 नए पदार्थ में टूट जाता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पे देखिए एक पदार्थ है 2 गो में टूट गया, ये तो वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। हमको पूछ रहा है कि नहीं है, तो ये बताना है। यहाँ पे देखिए ये भी एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। जल जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट रहा है।
AgCl ये भी क्या है, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, दो गो पदार्थ मिलके एगो पदार्थ बना रहा है, ये तो है संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल। इसीलिए हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। क्योंकि तीनों जो था ऊपर वाला वो क्या था, अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल था, और ये है किसका एग्जाम्पल है, ये तो संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। चलिए उसके बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करती है। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल है Zn जो है, ये हम लोग बहुत बार देख चुके हैं, ठीक है। इससे पहले वाला भी एग्जांपल में ये सब आया था। तो यहाँ पे ये जो है जिंक जो होता है वो क्या होता है, कॉपर से क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है, अधिक क्रियाशील होता है, अधिक क्रियाशील धातु होता है। जिंक अधिक क्रियाशील होता है, जिसके कारण कॉपर सल्फेट के विलयन से इसको विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पे हम लोग का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि FeCuSO4 अभिक्रिया करके FeSO4 और कॉपर धातु अलग हो रहा है। निम्न में कौन विस्थापित होता है, निम्न में कौन विस्थापित हो रहा है, इसमें विस्थापित कौन हो रहा है। देखिए आयरन जो होता है वह अधिक क्रियाशील होता है कॉपर से, ठीक है। जो अधिक क्रियाशील होगा वह कम क्रियाशील वाला को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। कम क्रियाशील धातु को क्या करेगा, विस्थापित करेगा। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कॉपर हो जाएगा। कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कॉपर धातु अलग से यहाँ पे बन रहा है, अलग हो रहा है विलियन से, तो विस्थापित होगा कॉपर धातु। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि Na2SO4 Ba बेरियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट और NaCl में से आयन अपने साथी बदलते हैं, ठीक है। कौन से आयन अपने साथी बदलते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, SO4 जो होता है, तो यहाँ पे देखिए क्या सोडियम आयन जो होता है, सोडियम आयन, सोडियम आयन जो होता है इसमें सोडियम और बेरियम दोनों जो होता है अपना आयन को क्या कर लेता है, बदल देता है, ठीक है। सोडियम और बेरियम जो होता है वह दोनों कौन अपने आयन साथी बदल देते हैं। तो सोडियम और क्या कर रहे हैं, सोडियम आयन, सोडियम धातु जो होता है और बेरियम ये अपना आयन क्या कर लेता है, अदला बदली कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ये SO4 और क्लोरीन ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के साथ अदला बदली कर लेता है। तो कौन से आयन अपने साथी बदलते हैं, तो सोडियम धातु क्या कर रहा है, अपना आयन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, सोडियम धातु और बेरियम धातु। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोडियम और बेरियम धातु अपना आयन को बदल देते हैं। चलिए उसके बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है क्या कहलाती है। तो जिस अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है ना, जिस अभिक्रिया से ऊष्मा क्या होता है, इंक्रीज होता है, निकलता है, बाहर निकलता है, तो उस अभिक्रिया को कहा जाता है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। मतलब जिस अभिक्रिया से ऊष्मा क्या होती है, बाहर निकलती है, तो ऐसे अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ऊष्माक्षेपी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है ऊष्माक्षेपी। देखिए CaCO3 को गर्म जब करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, इसमें क्या होता है, अलग से ऊष्मा लगता है। ठीक है, यह अपने आप नहीं कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, इसमें अलग से ऊष्मा लगता है। ठीक है, तो इसमें तो लग रहा है, और जल का विद्युत अपघटन करने पर भी क्या होता है, अलग से एनर्जी दिया जाता है, और इसमें भी अलग से दिया जाता है। लेकिन ईंधन जब जलता है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, मतलब ईंधन के जलने पर क्या होता है, ऊष्मा भी निकलता है ना, ऊष्मा भी अभिक्रिया के बाद निकलने लगता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ईंधन का जलना। मतलब हम लोग डेली लाइफ में इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ये ईंधन का जलना एक डेली लाइफ में एग्जांपल है। ठीक है, ईंधन का जलना कौन सी अभिक्रिया कहलाता है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाकी ये सब जो था ना, इसमें अलग से ऊष्मा दिया जाता था, अभिक्रिया के बाद नहीं निकलता था, इसमें पहले से ऊष्मा दिया जाता है, तब जाके ये अभिक्रिया करता है। लेकिन इसमें अभिक्रिया के बाद ही ऊष्मा निकलता है। तो जिस अभिक्रिया के बाद ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऐसे अभिक्रिया को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ पे ईंधन जलने के बाद हम लोग को हीट के रूप में क्या होता है, उस हमको एनर्जी मिलता है, तो उष्मा मिलता है ना। चलिए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए कह रहा है कि निम्न समीकरण में x का मान क्या होगा। आपको x का वैल्यू बताना है। निम्न समीकरण में x का मान क्या होगा, तो यहाँ पे x का मान आपको बताना है, x का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे पहले तो हम लोग एक समीकरण लिख लेते हैं जो दिया है। देखिए यहाँ पे आयरन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करता है तो Fe2O3 बनाता है इस प्रकार से। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको संतुलित कर देंगे। देखिए इधर ऑक्सीजन क्या गो है, ऑक्सीजन 3 गो है, इधर 2 गो है, इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर क्या गो हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इधर जो है इस प्रकार से, यहाँ पे देखिए Fe2O3। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर हम 3 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन था तो इधर भी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई, इधर हो गया 6, तो इसमें भी हम लोग क्या करना पड़ेगा, इधर इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर हो जाएगा ऑक्सीजन की संख्या 6 पूर्ण जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आयरन की संख्या हो जाएगा इधर 4 गो, तो यहाँ पे लोहा का आयरन का जो मान यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके दोनों साइड क्या होगा, आयरन बराबर होगा। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दी, इसीलिए यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा, x का मान देखिए, x का मान यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो x वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। x का मान कितना आ गया, 4। ठीक है, चलिए उसके बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से किस समीकरण में सभी परमाणुओं की संख्या
दोनों तरफ बराबर होता है, बराबर है, ठीक है। मतलब निम्न में से किस समीकरण में सभी परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ क्या होता है, बराबर है, ये हमको बताना है। जैसे यहाँ पे देखिए सोडियम इधर क्या गो है, 2 गो है, तो इधर सोडियम 2 गो है, क्लोरीन इधर 2 गो है, तो इधर क्लोरीन 2 गो, क्लोरीन की संख्या भी 2 गो है, क्योंकि पूरे में क्या हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। और इसमें अगर देखते हैं ये तो है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे सोडियम क्या गो, एगो है, और क्लोरीन 2 गो है, इधर सोडियम एगो है, क्लोरीन 2 गो नहीं है, तो ये सब क्या है, बराबर नहीं है। इसमें हाइड्रोजन 4 गो है, इधर हाइड्रोजन 2 गो है, तो ये भी बराबर नहीं है। इधर कैल्शियम 1 है, इधर कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 2 गो है, तो ऑक्सीजन 1, ये सब क्या है, बराबर नहीं है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन में क्या दिख रहा है, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बताना है आपको, यहाँ पे देखिए आपको बताना है कि समीकरण अतना में जो है HCl का गुणांक बताना है। HCl का गुणांक कहाँ है, HCl पहले यहाँ पे है, इसका गुणांक, ये आगे वाला संख्या इसका क्या होता है, गुणांक होता है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। HCl का गुणांक कितना है, 6 है। चलिए अब यहाँ पे बताना है सभी परमाणु समीकरण रचना में उत्पादों के कुल हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं। तो उत्पाद में जो है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बताना है। देखिए हाइड्रोजन उत्पाद में जो बन रहा है, उत्पाद में H2O बन रहा है, ठीक है, और NO बन रहा है इस तरह से। तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बताना है। तो 6 इधर 2 इधर, 6 दूनी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी हाइड्रोजन परमाणु कितना है यहाँ पे, 12 गो है ना, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कारण निम्न में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। तो यहाँ पे देखना है ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, पहला अभिक्रिया में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इसमें है, इधर जाके ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो है, फिर कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हाँ, तो इसका फेवरेट एग्जांपल हम लोग बहुत बार देखे हैं, ये वाला एग्जांपल, इसमें दोनों होता है ना। कॉपर का देखिए क्या हो रहा है, कॉपर का क्या हो रहा है, वि- कॉपर से ऑक्सीजन अलग भी हो रहा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ भी रहा है। तो ये वाला एग्जांपल जो होता है रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जांपल है, हम लोग देख चुके हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का वियोग, यानी ऑक्सीजन दोनों हो रहा है ना, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हो रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए कह रहा है निम्न अभिक्रिया में अपचयित होने वाला पदार्थ कौन है। निम्न अभिक्रिया में, ये अभिक्रिया दिया हुआ है, कह रहा है अपचयित, अपचयित होने वाला पदार्थ। तो इसमें देखिए निम्न अभिक्रिया में अपचयित होने वाला पदार्थ, अपचयित कहने का मतलब जिसका अवकरण हो रहा है ना। तो अवकरण किसका हो रहा है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है कॉपर से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का जुड़ना। और यहाँ पे देखिए हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि अपचयित होने वाला पदार्थ, अपचयित यहाँ पे कौन सा पदार्थ हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए कॉपर से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन का वियोग होना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है। तो यहाँ पे किससे, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट रहा है ना, कॉपर सिर्फ बन बन रहा है। तो कॉपर
ऑक्साइड का क्या हो रहा है, यहाँ पे अपचयित हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन हटती है, नहीं, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोग होता है, तो ये गलत है। अपचयन में ऑक्सीजन जुड़ती है, अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं हाइड्रोजन का संयोग होता है ना, तो ऑक्सीजन हटती है। तो ये भी क्या है, कथन गलत है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोग होता है यानी जुड़ती है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोग होता है यानी जुड़ सकती है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का मुख्य कारण क्या है। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का मुख्य कारण है द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करना। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना, इसी नियम को पालन करने के लिए हम लोग जो है समीकरण को संतुलित करते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए हम लोग समीकरण को संतुलित करते हैं, क्योंकि द्रव्यमान का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। द्रव्यमान को बस एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से, कह रहा है कि इस तरह का एक अभिक्रिया है KClO3 और पोटेशियम क्लोराइड ऑक्सीजन में बदल जाता है। किस प्रकार की अभिक्रिया है, यहाँ पे देखिए। यहाँ पे जब हम देख रहे हैं कि एगो पदार्थ जो है वो दूगो पदार्थ में अभिक्रिया के बाद बन रहा है, तो ये वाला अभिक्रिया जो होता है सामान्य रूप किसका होता है। जब भी आपको इस तरह का अभिक्रिया दिखे तो ये जो होता है यह अपघटन अभिक्रिया का सामान्य रूप होता है। अपघटन यानी इसी को क्या बोलते हैं, वियोजन। जब एक पदार्थ टूट करके किसी कारक की उपस्थिति में टूट करके दो नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके CO2 बना रहा है। किस प्रकार की अभिक्रिया, यहाँ पे देखिए ए और बी मिलके सिर्फ और सिर्फ एक पदार्थ बना रहा है C, इस तरह से। ठीक है, तो ये जो होता है ना, यह किसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यह होता है दो गो पदार्थ मिलके जब एगो बनाता है तो संयोजन अभिक्रिया होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए उसके बाद अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही युग्म है। संयोजन एक पदार्थ टूटता है, संयोजन में क्या होता है कि एक पदार्थ टूटता है। संयोजन में देखिए क्या होता है कि दो पदार्थ मिलके क्या होता है, एक पदार्थ बनता है ना, C बनता है। और अपघटन में कई पदार्थ मिलते हैं। अपघटन में क्या होता है, अपघटन देखिए संयोजन में होता है दो गो पदार्थ मिलके एक पदार्थ बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है संयोजन में एक पदार्थ टूटता है और अपघटन में कई पदार्थ मिलते हैं, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विस्थापन में एक तत्व दूसरे तत्व को हटाता है और दो केवल एक पदार्थ बनता है, तो ये ऑप्शन क्या हो रहा है, गलत। संयोजन में एक पदार्थ टूटता है, नहीं, संयोजन में क्या हो रहा है कि दो पदार्थ मिलके एक पदार्थ बन रहा है, तो ये वाला कथन गलत है। और अपघटन में कई पदार्थ मिलते हैं, नहीं, अपघटन में क्या होता था, एक पदार्थ जो है वो दो छोटे छोटे पदार्थ में क्या होता था, इस तरह से इसी का उल्टा होता था। ठीक है, इसी का उल्टा होता है, तो ये वाला कथन भी गलत। लेकिन विस्थापन में एक तत्व दूसरे तत्व को हटाता है, हाँ, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व जो है, एक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से क्या कर देता है, अलग कर देता है। चलिए
इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे एक दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है, कह रहा है कि यदि किसी अभिक्रिया में ए बी जो है सी डी से अभिक्रिया करता है तो ए डी और सी बी बनाता है, तो यह किस प्रकार का अभिक्रिया है? जब इस तरह से ए और बी जो है अभिक्रिया करके सी और डी बनाता है, अब बाद में ए जो है किसके साथ हो जाएगा, ए जो है ए का इसका आयन ले लेगा और बी सी का आयन ले लेगा, तो इस तरह से ए डी बनाता है और प्लस में सी बी बनाता है, तो ये अपना आयन को क्या कर लेता है, अदला बदली कर लेता है। ठीक है, अपना आयन को अदला बदली कर लेता है, तो ये अभिक्रिया कहलाता है द्वि द्वि विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है निम्न में से किसमें अवक्षेप बनता है, किसमें अवक्षेप बनता है? तो इसमें तो अब देखिए इस तरह से क्या होगा, जब ये अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा, इसमें अवक्षेप नहीं बनता, बी ए किसमें अवक्षेप बनता है ना, अतना का उसमें अपघटन नहीं, इसमें भी नहीं बनता है। उसके बाद इसमें भी अवक्षेप नहीं बनता है, Na2SO4 और BaCl, तो यहाँ पे बनेगा BaSO4 प्लस NaCl, तो यही ना अवक्षेप के रूप में, यही अवक्षेप के रूप में अवक्षेप के रूप में क्या होता है, अघुलनशील, अघुलनशील ठोस के रूप में विलयन में पृथक हो जाता है। अघुलनशील ठोस, ठीक है, तो यही अवक्षेप के रूप में बनता है, कौन सी, BaSO4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा यही अवक्षेप को बनाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए फिर से सेम क्वेश्चन आगे, कह रहा है कि BaSO4 के बारे में सही कथन क्या है? यह क्या है, एक ठोस और घुलनशील, यह सफेद क्या है, यह घुलनशील गैस होता है, नहीं ये भी कथन गलत, यह गैस होता है, नहीं यह सफेद अवक्षेप होता है, अघुलनशील पदार्थ होता है, यह क्या होता है, अघुलनशील पदार्थ होता है। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन अभिक्रिया प्रकाशीय अपघटन का उदाहरण, प्रकाशीय अपघटन का उदाहरण कौन है? देखिए प्रकाश AgCl जो होता है, यह प्रकाश के कारण क्या होता है, अपघटित होता है। AgCl जो है यह प्रकाश के सनलाइट की उपस्थिति में Ag और Cl में क्या होता है, टूट जाता है, AgCl में टूट जाता है, तो ये अभिक्रिया जो है ऑप्शन नंबर ए, ये क्या होता है, प्रकाशीय अपघटन का, प्रकाश वियोजन का क्या है, एक एग्जाम्पल है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। कथन वाला ये क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कहता है कि अभिकारक जो है बाईं ओर लिखे जाते हैं, कौन सा कथन गलत है? अभिकारक जो होता है जैसे A+B मिलके C बनाता है, तो ये सब क्या होता है, अभिकारक होता है, अभिकारक। और ये क्या होता है, उत्पाद, इसको जो होता है बाईं ओर लिखा जाता है, बाईं ओर, और इसको दाईं ओर। ठीक है, तो पहला कथन कह रहा है कि अभिकारक बाईं ओर लिखते हैं, ये तो कथन सही है, और उत्पाद दाईं ओर, ये भी कथन सही है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है संतुलित समीकरण में दोनों ओर परमाणुओं की संख्या क्या होता है, समान होता है। संतुलित समीकरण में दोनों ओर की परमाणुओं की संख्या क्या होता है, समान होती है, ये भी सही है। और संतुलित करते समय रासायनिक सूत्र बदल बदल ले जाते हैं, ये कथन गलत है। जैसे कोई भी, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन लेते हैं तो बनता है H2O। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग संतुलित करते हैं, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से, क्या हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे थोड़ी कर सकते हैं, ऑक्सीजन में 2 से मल्टीप्लाई नहीं ना कर सकते हैं, मतलब पूरे सूत्र में हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना कि सूत्र में इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो रासायनिक सूत्र में हम लोग कोई बदलाव नहीं करते हैं, तो इसलिए ये वाला क्या हो सकता है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए
कि संतुलित करते समय समीकरण रासायनिक सूत्र बदले जाते हैं, ये नहीं बदले जाते हैं, यही गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए कह रहा है आपसे, कह रहा है कि आपको हाइड्रोजन का गुणांक बताना है। हाइड्रोजन यहाँ पे है तो इसका गुणांक बताना है। हाइड्रोजन के आगे जो संख्या लगा रहता है वही इसका क्या होता है, गुणांक। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीजन का गुणांक। ऑक्सीजन यहाँ पे है तो ऑक्सीजन का गुणांक, ऑक्सीजन के आगे नहीं कुछ तो अभी एक है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। चलिए उसके बाद कह रहा है एफ में उत्पाद में Fe के परमाणुओं की संख्या, उत्पाद में Fe के परमाणुओं की संख्या कितना हो जाएगा। ठीक है, देखिए Fe2 और ये आगे में 2 से मल्टीप्लाई है, 2 इधर है 2 इधर है, 2 दूनी 4, तो Fe में कुल परमाणुओं की संख्या कितना है, 4 है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद कहता है किसी अभिक्रिया में यदि एक पदार्थ टूटकर 2 नए पदार्थ बनाता है तो क्या होता है। तो ये आपको कमेंट में बता देना इसका आंसर, ठीक है। यदि आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।